हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विज़न की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन 9 सितंबर की अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। एफडीआई राइजेस 10% इन फाइनेंशियल ईयर 20 बट मनी कमिंग इन फ्रॉम केमन आइलैंड्स जंप टू 305%। तो गाइस, आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि क्या कह रहा है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो हमारे इंडिया में है वो इस साल क्या 10% बढ़ी है। ठीक है, आरबीआई डाटा के अकॉर्डिंग जो एफडीआई है वो हमारे इंडिया में 10% बढ़ी है और अब कितनी हो गई है, $42.69 हो गई है, बिलियन डॉलर हो गई है फाइनेंशियल ईयर 20 में। अगर हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखा जाए जो 38.74 बिलियन डॉलर थी, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी है, कंपैरिजन 10% बढ़ी है। अभी आपको पता है कोरोना की वजह से ग्लोबली इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला, इन्वेस्टमेंट कंसर्न देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने क्या किया, ये जो पेस है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसे सस्टेन करके रखा है और इस हिसाब से जो इंडिया वो 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन चुकी है एफडीआई का ग्लोबली इन 2019। ये हमने पढ़ा भी था, अगर आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पीटी 365 की देखी होगी तो आपको पता होगा इंडिया क्या है 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट कंट्री है ग्लोबली एज़ पर 2019। जो मोस्टली जो एफडीआई हमारा इन्फ्लो होता है वो आपको पता है हमारे सर्विसेज सेक्टर में होता है। देखो गाइस, आप सबको पता है प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है वो सर्विसेज सेक्टर में होता है मेनली। उसमें भी कम्युनिकेशन सेक्टर, रिटेल सेक्टर, होलसेल ट्रेड, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंप्यूटर, बिजनेस सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा एफडीआई इन्फ्लो आता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखा जाए तो यहाँ पे जो एफडीआई है वो $8.15 बिलियन आया, कम्युनिकेशन सर्विसेज में आया $6.83 बिलियन और रिटेल ट्रेड में आया $4.91 बिलियन। ठीक है, अगर हम देखा जाए एफडी केमन आइलैंड, देखो सर केमन आइलैंड क्या ही ब्रिटिश का एक ओवरसीज टेरिटरी है, वहाँ से जो केमन आइलैंड चाहिए वो देखने को मिला 305% जंप हुई है। मतलब कि 2019-20 में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है केमन आइलैंड इंडिविजुअली से, $3.49 बिलियन आई है। देखो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं 2017-18 में जो केमन आइलैंड से जो एफडी आया था वो $1140 मिलियन आया था और अगर 2019-20 में देखें तो यही बढ़ के कितना हो गया 3496। तो कहीं आपको भी पता होगा कि अभी कोरोना की वजह से क्या हर एक बंदा क्या तो चाइना से क्या है अगेंस्ट हो रहा है और चाइना में जो भी उनकी मतलब कि इंडस्ट्रीज थी वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हम मूव कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था किस तरह से जापान है, जापान की 75,000 फर्म्स हैं जो चाइना में हैं और अभी क्या कर रहा है कि जापान क्या कर रहा है, इंडिया में क्या करेगा, अपनी जो कंपनीज़ हैं उन्हें के फर्म्स हैं उन्हें रीलोकेट करेगा। तो ये हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था। तो यही इसकी वजह है कि केमन आइलैंड से भी क्या है जो हमारे इंडिया में एफडीआई वो 305% बढ़ी है। केमन आइलैंड्स को टैक्स हेवन कंसीडर किया जाता है। देखो गाइस, इसी तरह मॉरिशियस है उसे भी मेनली टैक्स हेवन कंसीडर किया जाता है। टैक्स हेवन कंट्रीज वो होती हैं जहाँ पे जो टैक्स है या तो बिल्कुल निग्लिजिबल होता है और अगर होता भी है तो बहुत ही लोअर टैक्स रेट होता है। इस वजह से क्या है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड जुरिस्डिक्शन होती है फॉर रूटिंग इन्वेस्टमेंट। इसलिए क्या मैक्सिमम लोग क्या वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है, तो वो बहुत क्या रहते हैं उनको प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, की ड्राइवर्स क्या मतलब कि इंडिया में इतना एफडीआई इन्फ्लो क्यों हो रहा है, कुछ तो रीजंस होंगे ना। देखो पहली बात क्या है, इंडिया में एफडीआई नॉर्म्स पे काफ़ी रिलैक्सेशन है। दूसरा क्या है, इंडिया में क्या है जो लेबर फोर्स है वो बहुत यंग भी मिल जाएगी और आपको चीप पे मिल जाएगी। दूसरा आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तो इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है। साथ में इकोनॉमिकली परफॉर्म भी हमारा इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ भी इंडिया की ज़्यादा है और आपको पता है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी इंडिया का अब हर साल क्या बढ़ने को मतलब बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओआरएफ स्टडी के अकॉर्डिंग जो उसके अकॉर्डिंग देखने को मिला जो इंडियन स्टेट्स हैं अगर कहीं भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के स्कोर में अगर 1% इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से हमारे एफडीआई इन्फ्लो में 6.32% इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो गाइस अभी हमने पढ़ा था कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है, अभी 63 रैंक है। तो अगर हमारा 1 पॉइंट भी बढ़ता है, 1% इंक्रीज़ होता है तो एफडीआई हमारा कितना देखने को मिलता है, 6.32% देखने को मिलता है। तो हम कुछ देख सकते हैं किस किस कंट्री से कितना एफडीआई आ रहा है, तो हम थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, टोटल भाई 2017-18 में इतना था जो अब कितना हो गया $42,629 हो चुका है, मिलियन डॉलर है। सिंगापुर में देख सकते हो 9273 था, वो ये अब बढ़ के इतना हो चुका है, लेकिन हाउएवर 2018-19 के मुकाबले थोड़ा कम है। ठीक है, मॉरिशियस भी मैंने आपको बताया टैक्स हेवन कंट्री है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा घटा है। ठीक है, नीदरलैंड से क्या, नीदरलैंड से भी देखो बढ़ा है। ठीक है, केमन आइलैंड तो हमने पढ़ लिया, स्पेशली फोकस किया है और यूएसए से तो हमारा बढ़ी है क्योंकि यूएसए से हमारा ट्रेड काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखो गाइस, कोई भी अगर समिट होती है तो उसका एम क्या होता है कि ऑफ कोर्स हम टेक्नोलॉजी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है, या इनोवेशंस के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो यही है अभी क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने क्या किया है, वर्ल्ड की फर्स्ट सोलर टेक्नोलॉजी समिट को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। तो इसके अंदर क्या देखो एम क्या आएगा, ऑफ कोर्स डिफरेंट जो की स्टेक होल्डर्स हैं जैसे रिसर्चर्स हो गया, इनोवेटर्स हो गए या जो बिजनेसमैन हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें इकट्ठा लेके आएगी ताकि हम क्या कर सकें, सोलर टेक्नोलॉजी के टॉपिक पे हम क्या कर सकें,
डिस्कशन कर सकें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर से रिलेटेड, या क्या चैलेंजेस वो फील्ड फेस कर रहे हैं या क्या कंसर्न्स फेस कर रहे हैं, उन सब से रिलेटेड हम क्या कर सकें, डिस्कशन कर सकें। देखो इस समिट में क्या मेन हाईलाइट्स क्या है, देखो इसमें एक ट्राइपैरेटेट एग्रीमेंट साइन हुआ है किस किस के बीच में, इंटरनेशनल सोलर एलियंस के बीच में, बाकी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में, और वर्ल्ड बैंक के बीच में। ट्राइपैरेटेट एग्रीमेंट मतलब यही होता है कि 3 लोगों में, 3 ऑर्गेनाइजेशंस में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस किस में मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें क्या किया है, कंट्री को, हमारी कंट्री को नोडल एजेंसी बनाया गया किसके लिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो गाइस ये न्यूज़ पे हमने एक दिन पहले पढ़ी थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव में। इसमें यही था कि हमें क्या करना है, देखो 140 कंट्रीज़ को हम कनेक्ट करेंगे कॉमन ग्रिड के थ्रू। मतलब कॉमन ग्रिड के थ्रू देखो जहाँ पे देखो जो सोलर रिच कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, ठीक है, या एशिया की भी कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, जो सोलर रिच कंट्रीज है वहाँ से हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरी अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इस तरह से हम सबको कनेक्ट करेंगे ताकि हम क्या कर सके, जो सोलर एनर्जी का ना भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो इसमें यही है, इसका एम यही है कि हम 140 कंट्रीज़ को कनेक्ट करेंगे थ्रू अ कॉमन ग्रिड, और फिर हम क्या कर सकते हैं, जो सोलर पावर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखो ऑफकोर्स जो सोलर रिच कंट्रीज होंगी तो वहाँ पे जो सोलर एनर्जी होगी वो ऑफकोर्स सरप्लस प्रोड्यूस होगी, तो इसमें क्या करेंगे, वो ट्रांसफ़र कर सकती है। जहाँ पे जो सोलर एनर्जी जो डेफिसिट रीजन है वहाँ पे वो क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसका एम यही है। देखो एक जर्नल को भी लॉन्च किया गया है, जर्नल ऑन सोलर एनर्जी। तो गाइस इस जर्नल का लॉन्च होने का एम यही है कि ताकि जो रिसर्चर्स हैं जो इस फील्ड में क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं सोलर एनर्जी से रिलेटेड, वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में रिसर्च करके क्या कर सके, यहाँ पे अपने जो पेपर्स हैं वो पब्लिश कर सके, ठीक है। तो इसका यही है, जर्नल ऑन सोलर एनर्जी लॉन्च टू हेल्प ऑथर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टू पब्लिश आर्टिकल्स ऑन सोलर एनर्जी, ठीक है। देखो आप इंटरनेशनल सोलर एनर्जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, कि सोलर एलियंस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो गाइस ये ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो गाइस इसका मतलब आप समझो, इंटरनेशनल आपको समझ में आता है कि इसमें क्या डिफरेंट कंट्रीज, इंटरनेशनल लेवल पे इंटर गवर्नमेंटल क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जॉइंटली लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस ने। कब किया गया था, COP जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई थी 2015 में, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि हमें क्या करना है, 2030 तक क्या है 1000 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी को डिप्लॉय करना है, और साथ में हमें इसमें इन्वेस्ट करना है कितना, $1000 बिलियन क्या करना है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। देखो ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है किसके द्वारा साइन किया गया, 86 कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया गया। बाकी जो 68 कंट्रीज़ हैं वो इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को क्या कर चुके हैं, रेटिफाई भी कर चुकी हैं, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी न्यूज़ थी ये। एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस 22 बैम्बू क्लस्टर्स इन 9 स्टेट्स एंड लोगो फॉर नेशनल बैम्बू मिशन। देखो गाइस इसमें क्या है, अभी क्या है, बैम्बू क्लस्टर्स को लॉन्च किया गया। देखो बैम्बू क्या है, बैम्बू ट्री की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। जब से ट्री की कैटेगरी से बैम्बू को हटाया गया तब से हम क्या कर सकते हैं, बैम्बू को इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब कि कल्टीवेट करके उनको फेल भी कर सकते हैं, ताकि जो बैम्बू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम मतलब कि लाइक फूड प्रोसेसिंग होती है तो उससे रिलेटेड हम अच्छे प्रोडक्ट्स बना के इनकम उनकी बढ़ा सके, ठीक है, या एक्सपोर्ट बढ़ा सके। तो इसका एम यही है। तो इसलिए क्या जो बैम्बू क्लस्टर्स हैं, 22 बैम्बू क्लस्टर्स को लॉन्च किया गया है। किस किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम, ओडिशा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका में किया गया। तो ये क्लस्टर्स ये क्या काम करेंगे, मेनली क्या करेंगे, ऑफकोर्स नर्सरीज और प्लांटेशन, मतलब ज़्यादा जो बैम्बूज हैं उनको प्लांट करेंगे और नर्सरीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, इन बैम्बू प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो बैम्बू को हम यूज़ कर सकते हैं बैम्बू प्रोडक्ट्स में, जैसे फर्नीचर में, अगरबत्ती में, वेनेशियन ब्लाइंड्स, चॉपस्टिक्स, टूथब्रश, इन सब को बनाने में हम यूज़ करेंगे। इसका एम यही है कि हम क्या करें, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएंगे और जो बैम्बू का यूज़ है उसे प्रमोट करेंगे और उसके एक्सपोर्ट को भी, ठीक है। ये मैं वैसे ऑलरेडी आपसे पहले डिस्कस करती हूँ। अब एप्लीकेशन क्या, ऑफकोर्स यार बैम्बू का क्या क्या याम होगा, बिल्डिंग मटीरियल्स में यूज़ कर सकते हो यार, ठीक है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं, फर्नीचर में काम कर सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हो, ठीक है, फूड आइटम्स बना सकते हो, हैंडीक्राफ्ट्स, लार्ज बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज हम यूज़ कर सकते थे, पेपर पल्प रेयन की इंडस्ट्रीज हम इसमें क्या कर सकते हैं, बैम्बू की हेल्प से हम पेपर बना सकते हैं और पैकेजिंग में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं बैम्बू को प्रमोट करने के लिए। देखो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 आया था, इसको 2017 में अमेंड किया था। तो इस वक्त क्या किया था, ट्रीज़ की कैटेगरी से बैम्बू को रिमूव कर दिया गया था, जो मैंने आपको अभी बताया। इस वजह से क्या होगा, बैम्बू की जो कल्टिवेशन और फेलिंग में क्या हुआ, कहीं ना कहीं मतलब कि प्रमोशन हुआ, जिस वजह से जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो हम ईजिली क्या है आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया हम क्या कर सकते हैं, ईजिली इसको फेल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी।
फिर एक और क्या है, रिस्ट्रक्चर नेशनल बैम्बू मिशन किया था, ये 2018-19 में लॉन्च किया था। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ताकि जो सेक्टर की कंप्लीट वैल्यू चेन है उसे डेवलपमेंट कर सकें। देखो गाइस, कंप्लीट वैल्यू चेन क्या होता है, वही देखो सबसे पहले क्या है, बैम्बू को प्लांट करके जो एंड फाइनली जो बैम्बू का प्रोडक्ट बनता है, जैसे कोई फर्नीचर या फिर जो चॉपस्टिक्स, टूथब्रश जो भी बने हैं, उस तक की जो भी वैल्यू चेन है उसे क्या करना है, हमें बूस्ट करना, डेवलप करना है। इंपोर्ट पॉलिसी को मॉडिफाई किया था। देखो इंपोर्ट पॉलिसी को इसलिए मॉडिफाई किया था ताकि जो हमारी डोमेस्टिक बैम्बू इंडस्ट्रीज हैं उन पे क्या है, उनकी प्रोग्रेस बनी रहे। ठीक है, बाहर के इंपोर्ट्स की वजह से हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उन पे इफेक्ट ना पड़े। हमने क्या करना है, जो आर्टिसंस हैं जो इस फील्ड में लगे हुए हैं, बैम्बू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने और उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या करने हैं, प्रोवाइड करने। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया सेकंड कंट्री है जिसके पास बैम्बू रिजर्व बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो कितना 20% ग्लोबल प्रोडक्शन है इंडिया की बैम्बू में। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट ऑफ हाविंग रोड एक्सीडेंट डेथ्स फ्रॉम 1.5 लाख पर एनम बाय 2025। तो गाइस आपको हेडलाइन से समझ में आ रहा होगा इसमें क्या है। देखो गवर्नमेंट हमारी इंडिया की काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो 2025 तक रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ होती हैं उनमें रिडक्शन लेके आ सकते हैं, वो भी कितनी, हाफ। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2015 में ब्रासीलिया डिक्लेरेशन साइन किया था जिसमें गवर्नमेंट ने कमिट की थी कि हाँ मैं जो 2025 तक जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ होती है, जो इंजरीज होती हैं, उन्हें मैं क्या कर दूँगी, हाफ करूँगी। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखा जाए तो गाइस ये हमने ना PT 365 में भी कवर किया है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, 2019 में नियरली 4,37,396 केसेस हुए हैं रोड एक्सीडेंट की, और जिसकी वजह से 1,54,732 डेथ्स हुई हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा मेजर कोज है, 43.9% ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से एक्सीडेंटल डेथ्स हुई हैं। कोज क्या है, कोज देखो मेनली देख रहे हो, जो 59% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो मेनली ओवर स्पीड की वजह से होती है। 25% जो एक्सीडेंट होते हैं वो डेंजरस या केयरलेस ड्राइविंग की वजह से होती है, ओवरटेकिंग की वजह से होती है। जो 16% रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो मेनली ड्रंक ड्राइविंग की वजह से हो रही है, पुअर वेदर कंडीशंस की वजह से, मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, पुअर वेदर कंडीशन ये हो गया यार, जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है, फो पड़ रही है, ठीक है, तो इसी वजह से। चैलेंजेस क्या हैं इतने कि, देखो पहली बात क्या है, हमें लाइसेंस क्या है बहुत इजीली इशू कर देते हैं, पुअर सिस्टम है। ठीक है, पुअर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट्स की, कोई हाईवेज पे अगर आप देखना कोई भी पेडिस्ट्रियल क्रॉसिंग नहीं है, तो ये एक चैलेंज है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, देखो गवर्नमेंट का एम ये है कि वो क्या करेगी, सबसे पहले जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेगी और फिर रिमूव करेगी। देखो इस ब्लैक स्पॉट्स क्या होते हैं, वो एरिया जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो उसी को क्या करते हैं, ब्लैक स्पॉट देते हैं। कभी रोड्स पे अगर देखना ऐसे करके एक ब्लैक स्पॉट होता है, ठीक है, इस तरह का साइन भी बनाया होता है, तो उसी को ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने का बहुत हाई चांस होते हैं तो उसी को ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। तो इसमें क्या करेगी कि जो गवर्नमेंट है वो पहले हाईवेज पे क्या करेगी, जो ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करेगी और फिर उनको रिमूव करेगी एज, और इनको फंड करने के लिए कौन कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्हें क्या कर रहा है, फंड कर रहा है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से तो आपको पता होगा इसके कितने बवाल आए थे। ये भी एक्ट पास हुआ था जिसमें क्या कर रहा था, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई गई थी। ठीक है, जो भी डिफेक्ट व्हीकल्स थे उन्हें रिकॉल किया था, या फिर जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गुड्स मेटेरियल एंड रोड। ठीक है, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी ये 2010 में अप्रूव की गई थी। इसके अंडर क्या किया था, हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव बनाना है। ठीक है, सेफ ड्राइवर्स या जो सेफ व्हीकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो इनिशिएटिव्स थी वो लिए गए थे। प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना भी आई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना था, जो हाईवेज पर जो डेंजर स्पॉट होते हैं हमने क्या करना है, उन्हें एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो डेंजर स्पॉट आप समझते हो कोई खड्डे हैं या फिर कोई मतलब कि, ठीक है, जो भी है उसको हम क्या करना है, एलिमिनेट करना है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु राइट्स टू सेंटर ऑन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखो गाइस अभी क्या है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसने बोला कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए, जिसमें क्या क्लास मतलब कि जिसमें क्या स्टूडेंट क्या करेगा, 3 लैंग्वेजेस लर्न करेगा। ठीक है, अंडर दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोल दिया कि स्टेट ऑलरेडी डिसाइड करेगी कि वो 2 लैंग्वेज पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी, जैसे दैट इज़ तमिल एंड इंग्लिश। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसके अंदर यही था कि 2 तो इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो एक स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, बाकी जो थर्ड लैंग्वेजेस है वो कोई भी सीख सकता है, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही सीखे। इसने ये बोल दिया था कि जो 2 इंडियन लैंग्वेजेस है वो फ्रीडम दे दी स्टेट को कि वो खुद चूज़ कर सकते हैं कौन कौन सी पढ़ानी है। ठीक है, शुड बी लेफ्ट टू द स्टेट्स, रीजन्स और स्टूडेंट। ऑल्सो जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने ये भी बताया कि हमें क्या करना चाहिए, मदर टंग का मेनली यूज़ करना चाहिए, जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसे हमें यूज़ करना चाहिए एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट कब तक, 5th क्लास तक। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फर्स्टली किसने डिवाइस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिवाइस किया था 1968 में, और इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया था 1968 में। आइडिया स्कीम के बिहाइंड यही था कि हम क्या कर सकें, ताकि स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीख सकें। ठीक है, तो इसके पीछे आइडिया यही था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के पीछे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे।
पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। देखो गाइज ये जो पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी है 2013 में लॉन्च हुआ था। देखो गाइज इसके अंदर ये है कि हम किस तरह से जो नेशंस हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उन्हें सपोर्ट कर सके कि किस तरह से आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस हैं उन्हें रीफ्रेम कर सको, ताकि आप सस्टेनेबल वे में, देखो इस सस्टेनेबल वे का मतलब ये होता है कि हमें एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं पहुंचाना है, तो सस्टेनेबल वे में हम क्या कर सकें, इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकें, इनकम और जॉब्स को क्रिएट कर सकें, पॉवर्टी रिड्यूस कर सकें, इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस कर सकें, और जो हमारी इकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं उन्हें स्ट्रेंथन कर सकें। इससे हमें क्या होगा, हमारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, वो हम इजीली इसको अचीव कर सकते हैं। स्पेशली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है, दैट इज प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। इसमें क्या मेनली जो 5 जो यूएन एजेंसीज हैं वो उन्होंने पार्टनर किया है, मेनली यूएनईपी दैट इज द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ये जो 5 यूएन एजेंसीज हैं इसको आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ई किसान मंडी, देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पहली ई किसान मंडी को अभी ऑपरेशनल किया है कहाँ पे, पुणे में। ये किसका इनिशिएटिव है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड का ये इनिशिएटिव है। देखो ई नाम में आपको पता है, ई नाम में क्या होता है, मेनली क्या करते हैं, जो एपीएमसी होते हैं ना उनका रोल हटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ई किसान मंडी में मेनली यही होगा, देखो हब एंड स्पोक मॉडल की तरह होगा, मतलब कि ये पोर्टल होगा, यहाँ पे डिफरेंट जो लोग हैं यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जैसे फार्मर्स जुड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्री प्रोड्यूसर्स जुड़ सकते हैं, ट्रेडर्स, स्मॉल बायर्स हैं, ठीक है। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जिसे इन्होंने बोला है, क्या बोला है, ई किसान मंडी है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, जुड़ सकता है कोई भी फार्मर्स, एग्री प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स या स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो भी उसने अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का ट्रेड करना हो। ये क्या करेगा, हब एंड स्पोक मॉडल में ऑपरेट करेगा। मैंने आपको बता दिया हब क्या है, इसमें ये प्लेटफॉर्म है, बाकी जो स्पोक्स हैं वो क्या है, डिफरेंट जैसे फार्मर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ये सब हो गए, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जो नाफेड ओन्ड लैंड विल ऑपरेट एज अ हब, जो मैंने बताई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किरण। तो कहीं किरण आई थिंक पहले भी था न्यूज़ में एक बार। किरण क्या, ये 24/7 टोल फ्री नंबर है। इसमें देख मेनली वही है, अगर आपको मेंटल हेल्थ केयर चाहिए, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आपको सपोर्ट दी जाएगी। अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, ईयरली स्क्रीनिंग दी जाएगी, फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाएगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबिंग, ये सब आपको इश्यूज़ अगर आप कुछ भी फेस कर रहे हो तो इसमें आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये जो सर्विसेज हैं वो 13 लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करी है। ये पोर्टल किसके द्वारा, आई मीन सॉरी, टोल फ्री नंबर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसके द्वारा इस टोल फ्री नंबर को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड स्क्रैप्स क्रा कैनल प्रोजेक्ट। तो क्या अभी जो क्रा कैनल प्रोजेक्ट था वो चाइना के द्वारा लीड किया गया था, तो अभी क्या किया थाईलैंड ने, इससे स्टेप बैक हो गया। अब बोल दे कि नहीं भी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। जो क्रा कैनाल प्रपोजल था, इसके अंडर क्या था, 120 किलोमीटर का मेगा कैनाल बनाना था, जो कहाँ से होके जा रहा था, थाईलैंड के क्रा इस्थमस से होके जा रहा था। इस वाटरवे से क्या होता था, जो अंडमान सी है वो गल्फ ऑफ थाईलैंड से कनेक्ट हो जाता, जिस वजह से एक शिपिंग रूट प्रोवाइड होता स्टेट ऑफ मलक्का के अलावा, ठीक है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था स्टेट ऑफ मलक्का कितना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट है। अभी क्या चाइना को कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ मलक्का का एक डिलेमा रहता है, तो अगर ये बन जाता तो चाइना के लिए क्या कहता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता, फ्रूटफुल होता। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि अब थाईलैंड ने इसे स्टेप बैक कर लिया है, तो इस वजह से क्या हो गया, चाइना का जो डिलेमा है वो उतना ही बना रहेगा, ठीक है। लो ओजोन ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर वैली। देखो क्या होता है, एक मतलब कि जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, जिसे हम ट्रोपोस्फेरिक भी बोलते हैं। जो ग्राउंड लेवल ओजोन देखा गया है कि रिसर्चर्स ने देखा गया है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो कंसेंट्रेशन है ग्राउंड लेवल ओजोन की, वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर अर्बन लोकेशन, ठीक है। जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो कैसे क्रिएट होती है आपको पता ही होगा, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और साथ में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकली रिएक्ट करके क्या होती है, ओजोन बनती है। ये क्या करती है, देखो आपको पता ही कब ओजोन की मात्रा इंक्रीज़ हो सकती है, कार से जब एमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, पावर प्लांट से एमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, रिफाइनरी से या फिर अदर सोर्सेज से जब भी एमिशन ज़्यादा होते हैं, या फिर केमिकल्स जो भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जब ह्यूमन हेल्थ को इम्पेक्ट करते हैं, तो यही है, ठीक है। और रिवर मध्य प्रदेश, तो भाई ये क्या है, देखो और रिवर मध्य प्रदेश, तो इसमें क्या है, देखो अभी क्या है, इन्होंने क्या इंस्पायर किया है, देखो अभी क्या है, मध्य प्रदेश के जो सिटीजन्स हैं वो उर रिवर को क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे। अब उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि यूपी के ऐसे विलेजर्स हैं, उन्होंने क्या किया, ओदी रिवर को रीजनरेट किया, तो उसी सेम क्राइटेरिया पे क्या करेंगे, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं या फिर जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो क्या करेंगे, उर रिवर जो कि मध्य प्रदेश में है उसे रीजनरेट करेंगे, वहाँ के जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उसे रिचार्ज करेंगे, ताकि जो एक सोइल का जो मॉइस्चर है वो बना रहे और रेन वाटर में जो रन ऑफ होता है वो लो हो, ठीक है। इससे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, हर एक लैंड का जो स्मॉल एक डिग पिट
को डिग करेंगे और एक फार्म पोर्ट बनाएंगे, ठीक है। दिस इज डन बाय डिगिंग पिट्स ऑफ फार्म पोन्ड्स और एवरी स्मॉल प्लांट ऑफ लैंड इन द एरिया, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया कि इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। खैर वाइट ग्रब इंसेक्ट लार्वे, देखो गाइस ये क्या है, देखो ये एग्रीकल्चर पेस्ट है जो कहाँ इफेक्ट करता है, शुगर केन क्रॉप को मेनली इफेक्ट करता है। ये पेस्ट क्या करता है, जो शुगर केन की रूट्स हैं उनको खा जाता है, जिस वजह से क्या है, जो प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मॉइस्चर है वो पूरे प्लांट को नहीं मिल पाता। इसकी वजह से क्या होता है, जो लीव्स हैं वो येलो पड़ जाते हैं या फिर झड़ जाते हैं, ठीक है। और जो शूट मतलब जो बेस ऑफ द शूट है वो पूरा तरह से डैमेज हो जाता है। अभी तक क्या ये शुगर केन और ग्राउंडनट क्रॉप्स को ही अटैक कर रही थी, लेकिन अब क्या देखा जाए कि सोयाबीन, कॉटन और टर्मरिक की जो क्रॉप्स हैं उन्हें भी इम्पैक्ट कर रही हैं। केमिकल पेस्टिसाइड हाउएवर इसके लिए अवेलेबल है अगर आपने इस इन्फेक्शन को, इस पेस्ट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड कैबिनेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। देखो ये जो श्रमिक योजना है ये मनरेगा की स्कीम की तरह ही है। तो इस स्कीम में क्या है, झारखंड स्कीम है ये, तो उसने क्या कर रखा है, जो 100 डेज ऑफ वर्क को गारंटी किया गया फॉर अर्बन अनस्किल्ड लेबरर्स की, ठीक है। जो मनरेगा स्कीम है वो मेनली रूरल अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए, लेकिन ये जो झारखंड के मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है ये किसके लिए है, अर्बन अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए 100 डेज ऑफ वर्क है। ये इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का प्रोविज़न भी है, मतलब कि अगर स्टेट 100 डेज ऑफ वर्क उन्हें नहीं प्रोवाइड कर पाती तो वो क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है, सिमिलर एज जैसे मनरेगा की स्कीम है, मैंने आपको बता दिया। वर्कर जो भी 18 एज मतलब कि 18 ईयर से ऊपर उसकी एज है तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। और अगर वो एरिया अर्बन एरिया में रह रहा हो, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 8 सितंबर, देखो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा इसका क्या है। देखो 8 सितंबर को लिटरेसी डे बनाया जाता है। इसका एम क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि लिटरेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना है और पीपल को रिमाइंड कराना है एज मैटर ऑफ डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। यूनेस्को ने 14 सेशन ऑफ इट्स जनरल कॉन्फ्रेंस 1966 में ये प्रोक्लेम कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि अब से जो 8 सितंबर है वो इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनाउंस किसने किया है, यूनेस्को ने, और कब किया है, 1966 में, ठीक है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस आज के 9 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।